हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे थे। कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी हमने लास्ट लेक्चर में, राइट। इस लेक्चर में हम रेडियो एक्टिविटी से जो रेडियो एक्टिविटी का इन्वेंशन हुआ था उस बारे में देखेंगे। सो हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? तो सबसे पहला नाम आता है हेनरी बैकरेल का। हेनरी में स्पेलिंग आई थिंक लास्ट में वाई आता है। सो फ्रेंच फिजिस्ट थे हेनरी बैकरेल। इन्होंने एक्सीडेंटली आइडेंटिफाई किया था रेडियो एक्टिविटी को। कहानी है उसके पीछे। अब उनका काम था, कुछ फिजिक्स थे यानी कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते थे। तो उनके पास में यूरेनियम या थोरियम का टुकड़ा था इस एलिमेंट का। तो उस टुकड़े को उन्होंने कागज में या किसी चीज में लपट कर उनके ड्रॉअर में रख दिया। अब उस ड्रॉअर के अंदर फोटोग्राफिक फिल्म भी थी। अब फोटोग्राफिक फिल्म भी तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि तुम लोगों ने देखी नहीं है। फोटोग्राफिक फिल्म यानी एक्सरे की जो फिल्म आती है ना, एक्सरे छपा हुआ आता है, बस उसी को फोटोग्राफिक फिल्म ले लो। तो फोटोग्राफिक फिल्म पड़ी हुई थी। अब कुछ दिनों बाद उनको ज़रूरत पड़ी तो फोटोग्राफिक फिल्म उन्होंने निकाली। तो देख रहे तो यार, फोटोग्राफिक फिल्म जो जनरली ब्लू कलर की दिखती है और जो एक्सरे छपा हुआ रहता है ब्लू कलर का दिखता है। तो देखा कि पूरा काफ़ी डार्क डार्क, एकदम डार्क ब्लैक हो गया है। तो उन्हें अजीब लगा, क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है। मे बी उन्होंने अच्छी वाली फोटोग्राफिक फिल्म दूसरी एक और रखी अंदर। कुछ दिनों बाद ड्रॉअर में से देखा तो वो भी खराब हो गई थी। तो उन्हें डाउटफुल लगा। उन्होंने अपना ड्रॉअर चेक किया कि भाई क्या था क्या था क्या था। और कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि ये जो यूरेनियम या थोरियम जो रखा हुआ है ना, ये कुछ कमाल कर रहा है। सो दैट जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो काली पड़ जा रही। तो चलो देखते हैं स्टोरी। रेडियो एक्टिविटी वॉज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय 1896 बाय द फ्रेंच फिजिस्ट हेनरी बैकरेल while studying यूरेनियम सॉल्ट्स। यूरेनियम था, मैंने थोरियम कहा, यूरेनियम था। यूरेनियम के सॉल्ट, एग्जैक्टली प्योर यूरेनियम भी नहीं था। प्योर यूरेनियम भी बहुत खतरनाक होता है। मैंने जैसा कहा कि भाई 10-15 सेकेंड्स काफ़ी हो गई प्योर यूरेनियम के पास में भी खड़े रहना। मतलब इस रूम के उस कोने में है ना, तो आसपास की जितनी भी ऑफिस है ना, सबको वो रेडिएशन फील होगा। मे भी 6-8 महीने में सब गए। He found that they spontaneously emitted penetrating rays that could expose photographic plates even when kept in the dark. Expose photographic plate यानी वही के फोटोग्राफिक फिल्म को डार्क कर देते थे, खराब कर देते थे। The discovery unfolded through a few key milestones. के एक्सीडेंटल फाइंडिंग थी ये। की माइलस्टोन्स यानी उन्होंने जो खोज की उसके अंदर क्या माइलस्टोन्स थे। तो ये स्टोरी याद रखो, बस इतना याद रखना है, बाकी तो इंफॉर्मेशन के लिए है। कि ओरिजिनली इंटेंडेड टू स्टडी द लिंक बिटवीन द एक्सरेज एंड द फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस भी एक वर्ड है। फॉस्फोरेसेंस का मतलब क्या? अंधेरे में चमकना, या तो किसी चीज के टकराने से चमकना। अब जैसे समझो ये मारकर गया, इधर टकराया, तो यहाँ पे एक चमक प्रोड्यूस होनी चाहिए, ऐसा। तो उसको हम कहते हैं फ्लोरोसेंस, भी एक उसका सिनोनिम कह दो। आफ्टर रैपिंग यूरेनियम सॉल्ट्स एंड ए फोटोग्राफिक plate in a black paper, he left the setup in a drawer because it was a cloudy day. Upon developing the plates day later, he found a strong image proving the material emitted its own unseen energy. So उन्होंने फिर, मैंने कहा ना जैसे कि उन्होंने अपने ड्रॉअर को छाना वगैरह और क्लियरली उनको पता चल गया कि भाई ये जो यूरेनियम का सॉल्ट है, यूरेनियम का कंपाउंड है, इसमें से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस निकल रहे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। और उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को खराब कर दिया। सो हेनरी बैकरेल हमारे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एक्सीडेंटली रेडियो एक्टिविटी यानी इनविजिबल रेडिएशंस निकलते हैं कुछ मटेरियल में से, उसकी खोज की। फिर आगे भी दूसरे साइंटिस्ट है जो जुड़े हुए हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आते हैं ये मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी। पियरा क्यूरी और मैरी क्यूरी दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ये कुछ ओरिजिनल फोटो है मुझे मिली, राइट। ये भी फ्रेंच फिजिस्ट और केमिस्ट थे और जो उनकी खोज थी उसको आगे इन लोगों ने बढ़ाया। चलो ये पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द टर्म रेडियो एक्टिविटी इंस्पायर्ड बाय दिस
physicist Marie Curie and her husband Pierre began investigating. It was Marie Curie who officially coined the term radioactivity. IQ के लिए याद रखो, रेडियोएक्टिविटी ये वर्ड किसने इन्वेंट किया था? मैरी क्यूरी ने. She also discovered that certain leftover ores were far more active than pure uranium, leading her to discover the new elements पोलोनियम एंड रेडियम. तो जो मैरी क्यूरी थी उन्होंने पोलोनियम और रेडियम भी ढूंढा और उन्होंने ये भी ढूंढा कि भाई कुछ खदानों में से इनविजिबल रेडिएशंस काफ़ी क्वांटिटी में निकल रही है. फिर बाद में ब्रिटिश फिजिस्ट रुथरफोर्ड, नाम सुना होगा बचपन से, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह है उन सब में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. So Ernest Rutherford further analyzed these radiations, sorting the emissions into 3 types. So Sir Rutherford ने 3 तरह के रेडिएशंस ऐसा फाइंड आउट करके दिया. क्या फाइंड आउट करके दिया उन्होंने? कौन से 3 रेडिएशंस है? वो है अल्फा, बीटा और गामा. अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स कह दो या रेडिएशंस कह दो. Becquerel, along with Pierre and Marie Curie, were jointly awarded Nobel Prize, right, for their pioneering work in radioactivity. Marie Curie, Pierre Curie ने भी काम किया था, अर्नेस्ट रुथरफोर्ड ने भी काम किया था. नाम मैरी क्यूरी ने दिया था और जो इनविजिबल रेडिएशन है उसमें क्या क्या है वो सर रुथरफोर्ड ने ढूंढ के दिया और फिर उनको नोबेल प्राइज भी मिला. What is the root cause of radioactivity? अब भाई रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलता क्यों है? तो ये भी अगेन हमारे साथ में जुड़ा ही हुआ है. बहुत सारा खाना खा लेते हैं, है ना, खास करके समझ लो कि संडे के दिन पूरी शीरा बना हुआ है, बहुत सारा खा लिया. फिर हम क्या करते हैं? तुरंत ऐसे अंगड़ाई लेते हैं, आलस खाते हैं, है ना, उबासी खाते हैं जोर से करके. तो क्यों? वो क्या है? हमने बहुत सारा खाना खा लिया है, मेटाबॉलिज्म शुरू हो चुका है, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में. उस एनर्जी को हम कैसे रिलीज करते हैं? तो उस एनर्जी को हम ऐसे अंगड़ाई, ऐसा आलस लेकर, आवाज करके, राइट, हम एनर्जी को रिलीज करते हैं. वैसा ही कुछ इस एलिमेंट्स के साथ होता है. यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इन सब एलिमेंट्स में भी कुछ ऐसा ही होता है. इतने सारे न्यूट्रॉन्स अंदर भरे हुए हैं ना, छोटा सा न्यूक्लियस बेचारा, और अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भर गए हैं. अब बहुत सारे न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर, अब उन लोगों के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी है, अट्रैक्टिव फोर्स भी है, बट अल्टीमेटली अनबैलेंस्ड ही रहता है ये न्यूक्लियस, और खुद को बैलेंस करने के लिए अंदर से रेडिएशन छोड़ते रहता है. इट्स जस्ट लाइक कि जैसे तुम क्लासरूम में हो तो जनरली क्लासरूम जो होता है उसमें 40 के आसपास बच्चे बैठते हैं. लेट्स से मैक्सिमम 50 बच्चे बैठ गए और उससे भी ज़्यादा 55 भर दिए, उससे भी ज़्यादा 60 भर दिए. अब क्लासरूम तो 40 का था, भर दिए 60. क्या होगा? तुम्हारे दोस्त भी है उसमें, पर तुम्हें फ्रस्ट्रेशन भी काफ़ी हो रहा है क्योंकि भीड़ भाड़ काफ़ी है, आवाज़ काफ़ी है ना, तुम्हारी चीज़ें ढंग से नहीं रह रही है, लिखने के लिए जगह नहीं रह रही है. तो क्या होगा? अब भले ना आसपास में दोस्त भी है बट फिर भी चिड़चिड़ाहट होगी, आर्ग्यूमेंट्स होगी, है ना. तो अल्टीमेटली अनबैलेंस कंडीशंस एंड मे लीड टू फाइट्स. तो ऐसा ही कुछ इन ये जो एटम्स है इनमें भी होता है. सो रेडियो एक्टिविटी इज कॉज्ड बाय द अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई. की पॉइंट है ये. Atoms are unstable when the forces holding their protons and neutrons together are out of balance. मैंने कहा कि उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं, पर ज्यादा मास होने की वजह से रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाता है. यूजुअली ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ वन और द अदर. तो वन और द अदर, या तो प्रोटॉन्स ज्यादा है या तो न्यूट्रॉन्स ज्यादा है. To achieve stability, the nucleus spontaneously decays, spontaneously अंदर से बाहर फेंकना शुरू करता है, ejecting the particles and releasing the energy. So धीरे धीरे अंदर से न्यूट्रॉन्स फेंकता है बाहर, प्रोटॉन्स फेंकता है बाहर. अब ऐसा नहीं है कि उसके साथ बहुत सारे तो एक ही बार में फेंक दिए, ऐसा वो कर नहीं सकता, है ना. जैसे हमने भी खाया है तो एक ही बार में सारी एनर्जी निकाल दी, ऐसा हो नहीं सकता.
है ना, खा अंगड़ाई ली, थोड़ी देर बैठे, पानी पिया, फिर से अंगड़ाई ली, फिर बिस्तर पर लेट गए, फिर इधर उधर पलटते रहे, धीरे धीरे ही रिलीज होती है एनर्जी। वैसे इसमें से भी वो लोग धीरे 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 करके क्या है, एनर्जी और पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। सो रूट कॉज यही है, इसको बहुत शॉर्ट में लिखना चाहो तो रूट कॉज यही है कि टू मैनी न्यूक्लियॉन्स hence instability due to repulsion, hence ejection of radioactive radiation। ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया, इसको भी तुम सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ये भी पूरा लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, राइट, सर हेनरी बैकरेल ने ढूंढ के दी थी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, राइट, उन्होंने अल्फा बीटा गामा नाम दिया था। तो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को हेनरी बैकरेल सर के रिस्पेक्ट में, हेनरी बैकरेल सर को रिस्पेक्ट देने के लिए रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को बैकरेल रेज भी कहते हैं। तो क्या है खासियत है बैकरेल रेज की? तो खासियत यह है कि वो लोग फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। आयोनाइज का मतलब क्या है? जनरली ऑक्सीजन, राइट, 16 नंबर है उसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर 8, यानी 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। बट रेडियो एक्टिव रेडिएशन जा रही है और उसके रास्ते में ऑक्सीजन आ गया ना, तो टकराव की वजह से ऑक्सीजन में से एक आध दो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, अल्टीमेटली ऑक्सीजन बन गया आयन। सो समझ लो इस पॉइंट को कि यहाँ से आ रही है रेडियो एक्टिव रेडिएशंस और यहाँ पर था ऑक्सीजन, 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स और आसपास में 8 इलेक्ट्रॉन्स। टकराव की वजह से, राइट, टकराव की वजह से ये बन जाएगा 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स तो रहेंगे ही, बट अब 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। सो ऑक्सीजन था और अब वो बन गया O2 माइनस, ऐसा मे बी O1 माइनस भी बन सकता है। सो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एटम्स को आयोनाइज करने की क्षमता रखती है। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर। मैंने कहा कि भाई यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल छोड़ दूंगा ना इस डिब्बे के अंदर यूरेनियम भर के, तो एक कॉम्प्लेक्स में जितने भी लोग हैं ना, सबको ये रेडिएशन फील होगा। इवन कॉम्प्लेक्स के आसपास का 10-15 किलोमीटर का एरिया पॉल्यूट हो जाएगा रेडिएशन से। धीरे धीरे लोगों को कैंसर होने लगेगा, ये रेडिएशंस लिविंग सेल्स को मारने लगेगी, धीरे धीरे डेथ शुरू हो जाएगी। सो रेंज ऑफ पेनिट्रेशन, कितना पेनिट्रेट कर सकते हैं वो जो एलिमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है, और मैटर कौन सा है, मैटर कौन सा है, यानी यहाँ की दीवारों को तो आराम से पेनिट्रेट कर जाएगा। तो अब तुम्हारा सवाल ऐसा होगा कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी तो रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, ये क्यों पेनिट्रेट नहीं होता है? तो भाई ये जो दीवार है ना, इतनी 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 काफी मोटी होती है, सबमरीन में से क्यों लीक नहीं होता? तो उसके अंदर भी लीड का अच्छा खासा कंटेनर होता है, और लीड रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने में बहुत अच्छा मटेरियल है। तो लीक ना हो उसके पूरे सेटलमेंट्स या पूरे क्या कहते हैं वो के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। दे आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट होगा आसपास में तो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस या तो मैग्नेट के पास जाएगी या तो मैग्नेट से दूर जाएगी। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस 3 तरह की होती है, एक होती है अट्रैक्ट भी होती है, एक होती है रिपेल भी होती है। तो और इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी यहाँ पे चार्ज है, चार्ज यहाँ पर लेट से बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो उस वजह से भी 3 में से एक रेडिएशन अट्रैक्ट होती है, दूसरी रेडिएशन रिपेल होती है।
तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही रेडियो एक्टिव रेडिएशन के रास्ते को बदल सकते हैं। सो 1 2 3 4 खासियतें रेडियो एक्टिव रेस की, कॉमन, हाँ, जनरल प्रॉपर्टीज है ये। एक्सप्लेन द रूथरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट फॉर द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बैकरल रेस। बैकरल ने 3 रेडिएशंस कही थी, राइट? और बैकरल के हेनरी बैकरल, मैरी क्यूरी, पियरा क्यूरी, इन तीनों का तो साथ में पैरेलल काम चल रहा था। इन लोगों का कामकाज खत्म हुआ, उसके बाद में सर रूथरफोर्ड ने और ज़्यादा काम किया। तो रूथरफोर्ड सर ने एक एक्सपेरिमेंट किया ये जानने के लिए कि ये जो अल्फा बीटा गामा है उनकी खासियतें क्या है। तो बैकरल रेस की स्टडी करने के लिए रूथरफोर्ड सर का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था ना, ये कुछ ऐसा था। लीड का बॉक्स था, लीड के बॉक्स के अंदर ऐसा रेडियो एक्टिव मटीरियल रख के, ये लीड का बॉक्स बंद हो गया, छोटा सा होल है इसमें से, यहां से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस बाहर आ रहा है। और फिर क्या किया उन्होंने, आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की उन्होंने, और ऊपर एक ऐसा क्या रख दिया, फोटोग्राफिक फिल्म रख दी उन्होंने ऊपर। ऐसी यहां पर एक फोटोग्राफिक फिल्म रख दी। ये फोटोग्राफिक फिल्म रख दी थोड़े घंटों के लिए या थोड़े दिनों के लिए इस अरेंजमेंट को उन्होंने छोड़ दिया एक्सपेरिमेंट होने के लिए। फिर आके इंस्पेक्शन किया कि भाई क्या हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है वो अगला सवाल है। तो क्या था सेटअप, इन ऑर्डर टू स्टडी द नेचर ऑफ द रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, सर रूथरफोर्ड, सर वर्ड यूज करो, साइंटिस्ट थे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, खोज करके गए, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी ये खोज करते हुए। सो सर रूथरफोर्ड यूज्ड यूरेनियम, he placed the uranium into the lead box. Since the lead is very good absorber of radioactive radiation, and in the lead box he made a small hole, and in the front of the hole at a small distance he placed the photographic plate. ये जो ड्रॉ किया है ना मैंने, ये है photographic plate. The complete setup was enclosed in a glass vessel and the glass vessel was completely vacuumed. अंदर से सारी हवा खींच ली गई थी, वैक्यूम। He also applied electric field with the help of the copper plates within the glass vessel. After few seconds, अब few seconds तो नहीं कह सकता, मुझे तो लगता है few seconds नहीं, या तो few hours बेटर है या तो few days ये वर्ड बेटर है। हाँ वेवर कुछ भी लिखो राइट ही मिलेगा, क्योंकि हम रिसर्च नहीं कर रहे, हम एक उनका किया हुआ जो एक्सपेरिमेंट है उसी को गो थ्रू कर रहे हैं। तो कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ और उन्होंने फोटोग्राफिक फिल्म पे क्या नोट किया, उन्होंने 3 स्पॉट्स नोट किए, 3 स्पॉट्स नोट किए, और तीनों स्पॉट्स को, जो तीनों स्पॉट बने हुए थे, राइट, उनको उन्होंने नाम दिया ए, बी और सी। अब ठीक है, ऐसा याद रखो, 3 स्पॉट्स को नाम दिया ए, बी और सी। आगे बढ़ते हैं। जो उनका एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर उन्होंने ये जो 3 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, है ना, तो वो 3 स्पॉट्स के बाद में उन्होंने अपनी सोच लगाई कि भाई हुआ क्या है, और वो सोच लगाकर सोच सोचकर फाइनली उन्होंने कंक्लूजन्स दिए। क्या कहते हैं ये कंक्लूजन्स? स्पॉट ए वॉज वेरी डार्क, काफी डार्क था, मतलब 3 स्पॉट्स का ना एक फोटो लिया था मैंने, नहीं है यहाँ पर। 3 स्पॉट्स जो मिले थे ना, 3 स्पॉट्स में से जो स्पॉट ए था बहुत ही डार्क था। तो मैं यहाँ पर स्पॉट ड्रॉ करूँ और ए बी सी नाम देता हूँ उनको, कौन सा ए था, कौन सा बी था और कौन सा सी था। सो ये रहा स्पॉट ए, ये रहा स्पॉट ए, और स्पॉट बी वॉज वेरी लाइट,
ये रहा स्पॉट बी एंड स्पॉट सी वॉज मीडियम डार्क। हाँ सही है, ए बी और सी। ठीक है, ये गामा, ये अल्फा और ये बीटा। तो पहला वाला जो स्पॉट था ना, स्पॉट नंबर ए, काफी डार्क था। डार्क कब होगा? जब मतलब इसको मैं दे 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 करूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर क्रैक्स पड़ जाएंगे ना। तो उन क्रैक्स को देख के मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये एक्सीडेंटली कुछ ऐसा टकराया नहीं है, किसी ने दे धनाधन मुक्के मारे हैं। तो वैसा ही कुछ उन्होंने भी कंक्लूड किया। बहुत डार्क था और थोड़ा नेगेटिव की तरफ झुका हुआ था, थोड़ा सा झुका हुआ था। क्योंकि झुकाव थोड़ा सा था तो उन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो पार्टिकल्स है ए की तरफ जा रहे हैं वो काफी हैवी है। राइट, ये एक चीज उन्होंने कंक्लूड की कि काफी हैवी है वो। दूसरा, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं ये रेडिएशन, यानी वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे। और क्योंकि काफी डार्क स्पॉट है मतलब इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। और फाइनली उनको अल्फा पार्टिकल्स कहा गया। राइट, तो तीन इंपॉर्टेंट बातें, हैवी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है अल्फा पार्टिकल्स। राइट, हैवी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एनर्जेटिक है। फिर स्पॉट भी लाइट था, बहुत ज्यादा डार्क नहीं था, हल्का सा डार्क था और बीच में ही था। तो बीच में ही था तो उससे उनको पता चल गया यार ये तो ना तो पॉजिटिव की साइड झुक रहा है ना तो नेगेटिव की साइड झुक रहा है। मतलब ये जो बीच वाले जो रेडिएशन है ना, उसका ना तो वो पॉजिटिव है ना तो वो नेगेटिव है। तो वो चीज उनको पता चल गई कि ये जो रेडिएशन है ना, न्यूट्रल है। सो लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, ठीक है मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि भाई ये न्यूट्रल है। राइट, फिर एडिशनली वो काफी एनर्जेटिक है, न्यूट्रल है, एनर्जेटिक है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। और उनको नाम दिया गया गामा रेडिएशंस, पार्टिकल्स रेडिएशंस। ये वर्ड ध्यान रखना, पार्टिकल्स है ये, रेडिएशंस यानी लाइट रेडिएशंस। ये पार्टिकल हो गया, इसको हम कहेंगे स्टाइलस पार्टिकल। ऐसा कुछ है, पार्टिकल यानी मास है उसका, एग्जिस्टेंस है, वैसा। स्पॉट सी वॉज मीडियम डार्क और काफी ज्यादा पॉजिटिव की साइड झुका हुआ था। तो काफी ज्यादा झुक गया था तो यही कि भाई वो लाइट है। क्योंकि पॉजिटिव की साइड झुका हुआ है तो उनके पास नेगेटिव चार्ज है। और एनर्जी के बारे में इधर कोई कमेंट नहीं है। सो लाइटर है, नेगेटिवली चार्ज्ड है और फिर उनको बीटा पार्टिकल्स कहा गया। ठीक है, तो ये स्पॉट सी को देख के कंक्लूड हुआ अल्फा बीटा और गामा, है ना। इन शॉर्ट याद रखो, अल्फा हैवी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बीटा सॉरी गामा न्यूट्रल है, हाईली एनर्जेटिक है, ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और बीटा लाइट है, नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव की साइड झुकाना है यानी वो नेगेटिव है। ऐसा इतना याद रखो। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट अल्फा पार्टिकल्स जो थे, क्यों उनको पार्टिकल्स कहा गया? क्योंकि वो हीलियम न्यूक्लियाई थे, पार्टिकल्स नहीं थे, हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई को कैसे सिंबल करोगे? हीलियम न्यूक्लियाई का सिंबल कुछ ऐसा लिखोगे, हीलियम है, राइट, हीलियम है और उसके अंदर कितने होंगे? दो प्रोटॉन्स है, दो प्रोटॉन्स है और दो न्यूट्रॉन्स है। मास नंबर उसका रहेगा 4 और एटॉमिक नंबर रहेगा 2, हीलियम न्यूक्लियाई। बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का -1 और 0। इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, याद रखना। ऊपर नहीं, इनका मास नंबर 0 आएगा, एटॉमिक नंबर को -1 लिखेंगे और मास नंबर 0 आएगा, ये भी याद रखना।
और गामा रेडिएशंस आर प्योरली लाइट वेव्स, स्मॉलर वेवलेंथ देन एक्स रेस, बट इनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत गजब का है। गामा रेडिएशंस यहाँ से ये दीवारें चीर के बहुत दूर तक निकल सकती है। ठीक है, सो ये था। फिर आगे बढ़ते हैं, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अल्फा बीटा और गामा की प्रॉपर्टीज, कि भाई कितनी ताकत है उनके पास, क्या क्या खासियतें हैं उनकी, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनका पेनिट्रेटिंग पावर। तो पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा का जो है 2.7 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर, 8.6 सेंटीमीटर तक ये पेनिट्रेट कर जाते हैं एयर में। मतलब मैं यहाँ से अल्फा पार्टिकल छोड़ूंगा ना, तो कितना दूर तक ये जा पाएगा, 2 से 3 से ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर बस। बीटा पार्टिकल्स 5 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम को चीर देगा ये। मतलब हमारा जो बर्तन होता है ना, उसको चीर के बाहर निकल जाएगा। चीर के मतलब आर पार निकल ही जाएगा। 1 mm के लीड को भी आराम से छेद कर बाहर निकल सकता है। बुलेट गन की गोली होती है ना, तो दीवार के आर पार नहीं निकल सकती, बट कांच है तो आर पार निकल सकती है, वैसा ही कुछ है ये। और गामा रेडिएशंस बहुत ही खतरनाक, 30 सेंटीमीटर थिक लोहे की शीट होगी ना, उसको भी चीर के बाहर निकल जाएंगे, याद रखो ये। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बीटा न्यूट्रल है, सॉरी बीटा नेगेटिव है यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और गामा न्यूट्रल है। आयोनाइजिंग पावर, अल्फा का आयोनाइजिंग पावर 10,000 गुना, बीटा का 100 गुना और गामा का 1। मतलब कि अल्फा हवा में से निकल रहा है ना, तो ऑलमोस्ट जितने भी एटम्स उससे टकरा रहे हैं ना, सबको चीर देगा वो, इलेक्ट्रॉन्स बाहर फेंक देगा। गामा थोड़ा कम करेगा, बीटा थोड़ा कम करेगा, और गामा बहुत ही कम आयोनाइज करेगा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास है? काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा अल्फा के पास है, 12 mv²। बीटा के पास थोड़ी कम है, गामा के पास बहुत ही कम है। फोटोग्राफिक फिल्म बिकम्स ब्लैक, इसमें भी ब्लैक, इसमें भी ब्लैक। इसमें अगर चाहो तो लिख दो डार्क ब्लैक, राइट, लाइट ब्लैक, और इसमें वेरी लाइट ब्लैक। याद रखना, ये पूछते हैं, सो ऐसे नंबरिंग करके ढंग से इस चीज को मेमोराइज कर ही लेना, कोई ऑप्शन नहीं है। और इफेक्ट ऑन जिंक सल्फाइड एंड बेरियम प्लेटिनोसाइडनाइड, तो ये वही है कि क्या कहते हैं इसको, फ्लोरोसेंस, चमक, टकराने पे चमक प्रोड्यूस करेंगे इन चीज पे। सो ल्यूमिनसिटी इज प्रोड्यूस्ड, मतलब अच्छा खासा चमक दिखता है, इसमें कम चमक दिखती है, इसमें कोई चमक नहीं दिखती है। गामा के टकराने पर कोई चमक नहीं दिखती है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। आगे बढ़ते हैं। वाई रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर गिवन आउट फ्रॉम हैवी न्यूक्लियस, क्यों? तो ऑलरेडी हमने रीजन तो पढ़ लिया कि भाई क्यों निकलती है रेडिएशंस, क्योंकि बहुत छोटे से न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स, बहुत सारे प्रोटॉन्स भरे हुए हैं रिपल्सिव फोर्स से, और फाइनली वो न्यूक्लियस फटता है मतलब धीरे धीरे रेडिएशन देने लगता है। तो ये भी एक डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन है, याद कर ही लेना है इसको। सो न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स being positively charged repel each other. However, it has been found that there also exists some attractive force among the protons and neutrons called as nuclear force. ये थोड़ा डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन है। जो रीजन हमने पढ़ा था ना कि क्यों न्यूक्लियस फटता है या क्यों रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलते हैं, तो वो बहुत कंसाइज था। ये वाला काफी डिटेल में गहराई में जाके एक्सप्लेनेशन है। तो भाई प्रोटॉन्स रिपेल तो करते हैं, बट इनके बीच में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स 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 के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस भी है। कलेक्टिवली सारे फोर्सेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। दिस न्यूक्लियर फोर्स इज सफिशिएंट इनफ टू काउंटर बैलेंस द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स।
हावेवर जो रिपल्सिव फोर्स है ना डोमिनेट कर जाता है जैसे ही मास नंबर 82 या इवन 85 कह दो या इवन 90 कह दो क्रॉस कर जाता है। वैसे स्टैंडर्ड वैल्यू 82 ही है कि अगर मास नंबर 82 से ज्यादा है, मतलब क्लासरूम में 45 से ज्यादा बच्चे हैं, तो लड़ाई झगड़ा होना तय है। मे बी आज हो, कल हो, हर घंटे हो। तो वैसे ही जैसे ही एटॉमिक नंबर 82 के ऊपर, सॉरी मास नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर 82 को क्रॉस करेगा, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलने की चांसेस बढ़ते जाएंगे। एज द मास नंबर इंक्रीजेस, that is the increase in number of neutrons and protons, the attractive nuclear forces cannot overcome the repulsive force, ultimately repulsive force dominate कर जाएंगे और न्यूक्लियस में से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये काफी डिटेल में था कि वाई रेडिएशन इज गिवन आउट फ्रॉम द हैवी न्यूक्लियस। इसके पहले भी हमने पढ़ा था ना कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो ये इतना गहराई में नहीं था, इसी चीज को काफी गहराई में 16 नंबर में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं, सी यू, बाय बाय।